गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज मैं आपको सल्फर तंत्र का, जो कि एक कंपोनेंट सिस्टम है, उसमें उसके प्रावस्था आरेख की मदद से हम ये पढ़ेंगे कि स्थिर दाब पर यदि हम तापमान परिवर्तन करते हैं तो क्या परिवर्तन मिलते हैं, प्रावस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन और कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, यानी कि टू स्टडी द चेंजेस ऑन वेरिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, स्टडी करने के लिए हम प्रावस्था आरेख को एक बार फिर से देखेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी एक बार याद दिला देती हूँ कि आपके पास सामने स्क्रीन पर जो प्रावस्था आरेख है वो सल्फर तंत्र का है। ये एक कंपोनेंट सिस्टम है, इसमें 4 एरियाज़ हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेन फीचर्स 4 एरियाज़ हैं: ठोस रोम्बिक सल्फर, ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर, द्रव सल्फर और वाष्प सल्फर। हमारे पास 6 कर्व्स हैं: FA, AB, BE, BC, AC और CD, जो अलग अलग साम्यावस्थाओं को दर्शाते हैं। 3 त्रिक बिंदु हैं, ट्रिपल पॉइंट्स हैं, ABC, और चौथा त्रिक बिंदु मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम्स का है, उसको मेटास्टेबल त्रिक बिंदु कहेंगे, O। त्रिक बिंदुओं पर तीन अवस्थाएं साम्यावस्था में होती हैं। अगर उदाहरण ले तो त्रिक बिंदु ए पर जो 3 अवस्थाएं साम्यावस्था में हैं वो हैं ठोस रोम्बिक सल्फर, ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर और सल्फर वाष्प। ठीक है, ये तो हमारे मेन फीचर्स हैं। अब हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं कि हम पढ़ना चाह रहे हैं कि व्हाट विल बी द चेंजेस ऑन वेरिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस प्रकार के प्रावस्था परिवर्तनों को पढ़ने में अगर हम एक लाइन निश्चित करते हैं, फिर से डायग्राम देखिए, एक्स से लेकर एक्स डैश तक, ये एक्स से लेकर एक्स डैश तक के परिवर्तन हम पढ़ेंगे। और ये इस प्रकार की लाइन है जो सभी प्रावस्थाओं, चारों प्रावस्थाओं में से गुजर रही है। दिस लाइन एंड द फेस चेंजेस विल बी ऑब्टेन्ड, मतलब यह रेखा, आरेख में यह रेखा और प्रावस्था परिवर्तन हमें तभी प्राप्त होंगे जबकि हम सल्फर तंत्र को धीरे धीरे गर्म करेंगे। when the sulfur system is heated slowly. If rhombic sulfur from where the line starts, जहाँ से ये रेखा प्रारंभ हो रही है एक्स एक्स डैश, वो ठोस अवस्था है रोम्बिक सल्फर की, अगर वो हम तेज़ी से हीट कर दें तो वो सीधे द्रव सल्फर में परिवर्तित हो जाएगी और मोनोक्लिनिक सल्फर में नहीं परिवर्तित हो पाएगी, क्योंकि रोम्बिक सल्फर को काफ़ी जो उसको आवश्यक है उतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो। यानी कि प्रावस्था परिवर्तन पढ़ने के लिए जो पहली हमारी कंडीशन है, जो पहली हमारी शर्त है, वो ये है कि हमें प्रावस्था परिवर्तन पढ़ने के लिए किसी भी तंत्र को धीरे धीरे ही गर्म करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक पॉइंट एक्स कंसीडर करते हैं, मानते हैं, जो कि ठोस रोम्बिक सल्फर के क्षेत्र में आता है। अगर हम जब इस रोम्बिक सल्फर को, ठोस रोम्बिक सल्फर को स्थिर दाब पर धीरे धीरे गर्म करते हैं तो टेम्परेचर उस रोम्बिक सल्फर का बढ़ना शुरू होता है और वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंचता है पॉइंट जी तक, एक्स से लेकर जी तक पहुंच जाता है। ये जो जी बिंदु है ये कर्व AC के ऊपर आ रहा है, और कर्व AC जो है वो ट्रांजिशन कर्व है जिसमें रोम्बिक सल्फर दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तित होता है और दोनों प्रावस्थाएं ठोस हैं। आपको इक्विलिब्रियम बनाया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, RS to MS सल्फर मोनोक्लिनिक, यानी कि रोम्बिक सल्फर की ठोस प्रावस्था मोनोक्लिनिक की ठोस प्रावस्था में संक्रमित, ट्रांजिट हो जाती है, और ये टेम्परेचर इस जी पॉइंट पे अरेस्ट हो जाएगा, रुका रहेगा तब तक जब तक कि ये संक्रमण पूर्ण न हो जाए। Since G is on transition curve, transition of SR into SM, both are in solid states, starts. At this point, the heat given is consumed in the transition process and does not utilize, or this does not, the heat consumed does not change the temperature. When
all the rhombic sulfur gets converted to monoclinic sulfur, then again temperature starts rising. एक बार फिर ग्राफ को देखें, जब पूरा ठोस रॉम्बिक सल्फर पूरे ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है जी पॉइंट पर, तब वापस से जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो बढ़ते तापमान के रूप में परिलक्षित होने लगती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज होते होते ये जी से लेकर के एच पॉइंट तक इंक्रीज होता रहता है। एच पॉइंट जो है वो कर्व बी सी पर पड़ रहा है, और ये बी सी कर्व जो है वो कर्व है मेल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर का गलनांक वक्र है, दूसरे शब्दों में वेपर प्रेशर कर्व है मोनोक्लिनिक सल्फर का। यहाँ पर इस पॉइंट पर एच पॉइंट पर तापमान बढ़ना फिर से रुक जाएगा, क्योंकि जो भी ऊष्मा हम इस समय दे रहे हैं मोनोक्लिनिक सल्फर को, वो प्रयुक्त हो रही है उसको गलाने में, यानी ठोस से द्रव रूप में, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने में। यहाँ पर मोनोक्लिनिक सल्फर मेल्ट होता है और मेल्ट होता रहता है और टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। आप ऊष्मा प्रदान करते जाते हैं, ठोस जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो गलता जाता है, लिक्विड में बदलता जाता है, और टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर द्रव अवस्था में नहीं आ जाता। जैसे ही यह ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर पूरा द्रव अवस्था में आ जाएगा तो हीट प्रोवाइड करने पर वापस पुनः टेम्परेचर बढ़ने का प्रक्रम शुरू हो जाएगा और हमारी लाइन एच से आगे बढ़ेगी आई पॉइंट तक। आई पॉइंट कहाँ पड़ रहा है? वो पड़ रहा है कर्व बी ई पर। बी ई पर जो आई पॉइंट है वहाँ पर मतलब आई तक पहुँचते ही टेम्परेचर बढ़ना, ऊष्मा देने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने की प्रक्रिया फिर से रुक जाएगी, क्योंकि एक बार फिर दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। बी ई कर्व फिर वेपर प्रेशर कर्व है, पर ये वेपर प्रेशर कर्व किसका है? लिक्विड सल्फर का, क्योंकि इस कर्व पर जो साम्यावस्था है वो है द्रव सल्फर और वाष्प सल्फर के बीच में। तो जो भी हम इस आई पॉइंट पर हीट सप्लाई करेंगे वो द्रव सल्फर को वाष्प सल्फर में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होगी और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक पूरा द्रव सल्फर वाष्प सल्फर में परिवर्तित नहीं हो जाता। अब हम फिर जब आई पूरा परिवर्तित होने के बाद जब हम आई पॉइंट से पे है टेम्परेचर, वहाँ से जब हम आगे हीट देंगे तो फिर अब जो वाष्प सल्फर है उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा, और जहाँ तक हम हीट देते जाएंगे वहाँ तक तापमान बढ़ता जाएगा। तो हमें कोई पॉइंट उसका अंत निश्चित करना है। हमने इस ग्राफ में एक्स डैश पॉइंट निश्चित कर दिया, तो हमारी एक्स से एक्स डैश तक के तापमान परिवर्तन की यात्रा कुछ इस प्रकार होती है कि जब हम ऊष्मा देते हैं स्थिर दाब पर तो x से लेकर g पॉइंट तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रोम्बिक सल्फर गर्म होता है। g पॉइंट जो कि संक्रमण वक्र पर स्थित है, वहाँ पर रोम्बिक सल्फर ठोस का संक्रमण होता है मोनोक्लिनिक सल्फर ठोस में। फिर तापमान g से लेकर h तक बढ़ता जाता है, यानी मोनोक्लिनिक सल्फर गर्म होती जाती है। फिर h पर जो है, जो कि एक वेपर प्रेशर कर्व है, वहाँ पर ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। परिवर्तन पूर्ण होने के बाद आगे की दी हुई ऊष्मा फिर से तापमान बढ़ाती है, यानी लिक्विड सल्फर गर्म होना शुरू होता है। उसका तापमान बढ़ता है एच से लेकर आई तक। आई फिर एक वेपर प्रेशर कर्व पर है, तो यहाँ पर फिर से तापमान बढ़ना रुक जाता है। ऊष्मा जो आप दे रहे हैं वो लगती जाती है लिक्विड सल्फर को, द्रव सल्फर को वाष्प सल्फर में परिवर्तित करने में। आई के बाद फिर जब पूरी तरह से वाष्प सल्फर बन गई है, यानी द्रव सल्फर पूर्णतः परिवर्तित हो गया वाष्प में, तो वापस से टेम्परेचर ऊष्मा देने के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो जहाँ तक हम गर्म करेंगे, जहाँ तक हम उसे ऊष्मा देंगे वहाँ तक वो बढ़ता जाएगा। तो ये है प्रावस्थाओं के परिवर्तन स्थिर दाब पर ऊष्मा देने पे, हीट करने पे। और हम पहले भी कह चुके हैं कि ये प्रावस्था परिवर्तन, सारे प्रावस्थाएं आपको तब नज़र आएंगी जब ये हीटिंग ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे दी जाएगी।
इस तरह का कुछ प्रोसेस आप लोग सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में भी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, जिसका नाम ही, प्रयोग का नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप। तो संक्रमण ताप वह तापमान होता है, ट्रांजिशन पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी एक पदार्थ की दो क्रिस्टलीय अवस्थाएं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। यानी जो आप ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं वो ऊष्मा संक्रमण करने में प्रयुक्त होती है एक क्रिस्टलीय रूप का दूसरे क्रिस्टलीय रूप में। ये आप प्रयोग भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे सेकेंड ईयर फिजिकल में। और इसमें आपको मैंगनीज क्लोराइड दिया जाएगा जिसकी दो क्रिस्टलीय रूप होते हैं, टेट्राहाइड्रेट और बाईहाइड्रेट। वो आपस में कन्वर्ट होंगे, टेट्राहाइड्रेट से डाईहाइड्रेट बनेगी और कूलिंग करते वक्त डाईहाइड्रेट वापस टेट्राहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। और तब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जब टेट्राहाइड्रेट से डाईहाइड्रेट में कन्वर्जन हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड का, तब किस प्रकार टेम्परेचर जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है। ये मैं उदाहरण इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ये प्रायोगिक तौर पे करेंगे कि आपका ये एक्सपेरिमेंट अच्छा तभी होगा जब हम एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि 1 मिनट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़े। ये उसकी पहली कंडीशन होती है। ये मैं आपको ये बताने के लिए बता रही हूँ कि ग्रेजुअल हीटिंग करने पर ही हमें ये प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं, अन्यथा वो प्रावस्थाएं ओमिट हो जाती हैं। जैसे कि आपने 2 पन्ने फटाफट बदल लिए और बीच का पन्ना आपको पढ़ने को ही नहीं मिला, कुछ इस प्रकार का काम होता है। तो ये तो था हमारा चेंजेस इन फेजेस ऑन वेरिंग द टेम्परेचर ऑफ सल्फर सिस्टम। अब आपके सामने मैंने जो पेज खोला है वो समरी है, वो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सल्फर सिस्टम। इसको मुझे डिटेल्स में बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको हर लेक्चर में डायग्राम दिखा करके चारों प्रावस्थाएं, छयों वक्र और 3+1 ट्रिपल पॉइंट्स दिखाए हैं कि ट्रिपल पॉइंट ABC है और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो O है। ये मैंने आपको सारे अच्छी तरह से दिखाए हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे समराइज करके एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई गई है कि रोम्बिक सल्फ़र जो है वो एरिया लेफ़्ट टू FACD है और वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। किसी भी एरिया की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, यानी कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोई पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। और 2 फेज़ इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं। यानी कि किसी भी कर्व को बनाने के लिए या किसी भी कर्व पर कोई एक पॉइंट बताने के लिए आपको कोई एक चीज़ बतानी है। आप प्रेशर बताएंगे तो उसका नियत तापमान होगा, आप तापमान देखेंगे तो उसका नियत प्रेशर होगा। और ट्रिपल पॉइंट्स, त्रिक बिंदु, वो आपको 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यानी कि वो फिक्स्ड है, उनके अपने प्रेशर और टेम्परेचर्स फिक्स्ड हैं, उसमें वो नॉन वेरिएंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये सल्फ़र के बारे में पूरा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम को पढ़ेंगे। थैंक यू।